Hello, bankers. A very good evening to all of you. Welcome back. So, in this session, we are going to talk about IFSC Gift City, Gandhinagar, Gujarat, right? So, everybody knows about this particular institution. So, IFSC ये जो अभी एक नया regulated बनाया गया, ठीक है? So, basically, the motive of this particular organization and institution is to facilitate India's इंटरेक्शन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछले काफ़ी समय से काफ़ी सारी चेंजेस यहाँ पे देखे गए हैं, ठीक है। एंड हर एक एग्जामिनेशंस के अंदर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, स्पेशली अबाउट IBUs, ओके। सो IFSC बैंकिंग यूनिट्स, उनसे रिलेटेड जो गाइडलाइंस या अदर्स हैं जो आपको एग्जामिनेशंस के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। सो यूनिट नंबर 9 विच इज IFSC or which is known as International Financial Service Center, which is part of GIFT City, Gandhinagar, Gujarat, right? So let's have a look about the course content. Then we will discuss these particular thing in detail. So basic introduction about the IFSC, scope of IFSC in India, opportunities at GIFT City, guideline for setting up IFSC banking unit, which is IBU, the most important part, role of IFSC again, regulatory framework, very important, permissible activities, again important, relaxation for FPI, foreign portfolio investors, entities at GIFT City, right? So this is the course content, बहुत छोटा सा यूनिट है, और इस यूनिट के बेनिफिट क्या है कि लाइक इट विल टेक अराउंड 30 to 35 minutes to understand this particular unit, and every time in examination there are some certain areas जो आपको बार बार पूछे जाएंगे, ठीक है। तो वहीं से हम लोग उनको काफी अच्छे से समझ लेंगे, एंड इट्स अ काइंड ऑफ वन टाइम स्टडी। कुछ चीजें आपको जो IBU के संबंध में जो गाइडलाइंस हैं, तो आपको वो गाइडलाइंस याद रखनी होंगे, ठीक है। एंड विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस यू विल बी मेमोराइज दोज पर्टिकुलर एरियाज आल्सो। सो फर्स्ट वन इज IFSC, ठीक है। IFSC है क्या, ठीक है। सो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, A means authority, ठीक है। जैसे it is a kind of we can say it is a uniform regulatory for the foreign investors, right? जैसे let's say if any foreign investors who is investing in our country, so we have multiple regulators, like for sector wise, for insurance we have IRDA, for banking we have RBI, for pension funds we have PFRDA, for in case of capital market we have SEBI। तो हर एक एरिया को, अब जैसे कोई फॉरेन इन्वेस्टर आता है, सो दे हैव टू, एक तो उनकी कंट्री के रेगुलेटर्स, दूसरा हमारी, तो वो जो इंटरेक्शंस आपका था ना, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड था, तो उसको स्मूथ किया गया विद द हेल्प ऑफ IFSC, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक यूनिफॉर्म रेगुलेटर आपका बनाया बाय पासिंग IFSC एक्ट, फर्स्ट थिंग। दूसरा मतलब अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर आ रहा है, सो दे डू नॉट हैव टू गो फॉर डिफरेंट रेगुलेटर्स इन अदर्स, एक ही के साथ इंटरेक्शन होगा। दूसरा, जो स्टैंडर्ड्स आपके हैं, जो गाइडलाइंस आपके हैं IFSC के, दे आर एट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो जो इंटरनेशनल IFSCs में आपका फॉलो होते हैं, वही यहाँ पे भी ऑलमोस्ट रखा गया। सो जिससे हम लोग इंटरनेशनल और आपका जो डोमेस्टिक का इंटरेक्शन आपका हो रहा है, उसको काफी ज्यादा स्ट्रीमलाइन यहाँ पे किया गया, ठीक है। सो इंडियाज फर्स्ट IFSC विच इज लोकेटेड इन गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात, एंड इट इज द फर्स्ट एंड ओनली वन, ठीक है। अभी हमारे पास जो एक ही है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जो आपको एग्जामिनेशंस में टेस्ट किए जाएंगे, तो उनके ऊपर हम लोग आएंगे, ठीक है। सो एज द डायनेमिक नेचर ऑफ बिजनेस इन IFSC require a high degree of inter-regulatory coordination with the financial sector, the IFSCA has been established and unified as a unified regulators with a holistic vision in order to promote ease of doing business in IFSC and प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, ठीक है। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका जो चारों रेगुलेटर्स या पांचों रेगुलेटर्स है, उनका एक कॉम्बिनेशन काइंड ऑफ जो यहाँ पे आपका लाएगा। एंड द आइडिया इज कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हमारे कंट्री में है, या जो इन्वेस्टर्स आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स, उनको आपका फैसिलिटेट किया जा सके और उनकी जर्नी को थोड़ा सा आसान बना सके, ठीक है। अगर उनकी जर्नी आसान होगी, सो अगर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे, सो दे विल मेक मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट। दूसरा, अगर कोई ODI है, ठीक है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, लाइक बीइंग अ इंडिविजुअल या बीइंग अ फर्म, इफ समवन हु विश टू इन्वेस्ट आउटसाइड इंडिया, तो उनके लिए भी दे कैन ऑल्सो यूज दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म थ्रू फॉरेन करेंसी अकाउंट्स, जो हमने पास्ट में भी आपका डिस्कस किए थे, ठीक है।
आईएफएससी के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका जो ट्रेडिंग होती है, जो एक्टिविटीज या जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, इट इज अदर देन आईएनआर। ठीक है, आईएनआर क्या मतलब यहाँ पे डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स नहीं होते हैं, दैट मीन्स सारी ट्रांजेक्शन्स क्या होंगे आपका फॉरेन करेंसी के अंदर। ठीक है, सो आईएफएससी हैज बीन एस्टेब्लिश्ड ऑन 27th of April 2020 under the IFSCA Act 2019. Its headquarter is located in Gift City, Gandhinagar, Gujarat. So, such center deal with flow of finance, financial product and services across borders with emphasis on the following areas. तो यहाँ पे बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड A to Z जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो सारी आपको देखने के लिए मिलेंगी। लेट्स हैव अ लुक। So fundraising services for individual, corporate and governments, asset management and global portfolio diversification undertaking by pension funds, insurance companies and mutual funds, wealth management services, global tax management and cross-border tax liability optimization with which provide a business opportunity for financial intermediaries, accountants and law firms. ठीक है, इसके अलावा global and regional corporate treasury management operations that involve fundraising, liquidity management and management of asset liability matching, ALM जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, risk management operations such as insurance and reinsurance business, merger and acquisition activities among transnational corporations. So these are some major activities which you'll see in these IFSC centers. ठीक है, so role of IFSC. The IFSC is a unified authority for the development and regulations of financial product, financial services and financial institution. Unified means it's a combination of, मतलब जो आरबीआई की गाइडलाइंस है, सेबी की, इरडा की, पीएफआरडी की, वो सब आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, इन द इंटरनेशनल सर्विस सेंटर आईएफएससी इन इंडिया एट प्रेजेंट the Gift City, the Gift IFSC is the median international financial service center in India. Prior to the establishment of IFSCA, the domestic financial regulators, namely RBI, SEBI, IRDA, PFRDA, regulate the businesses in IFSC. तो ये IFSCA एक्ट आपका, ठीक है, जो था उसको पास करने से पहले चीजें आपका जैसे नॉर्मल मार्केट में होती थी वैसे ही आपका एफएससी में इन रेगुलेटर्स का रूल था। अब हमने क्या किया, सारे रेगुलेटर्स के जो बेसिक गाइडलाइंस, जो कॉमन गाइडलाइंस है उनको मर्ज किया और हमने एक एक्ट पास किया, आईएफएससी एक्ट 2019 आपका, जहां पे कहीं ना कहीं हमने एक आपका कि अगर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहा है तो उसके लिए जो रूट है उसको काफी ज्यादा स्ट्रीमलाइन कर दिया। ठीक है, और इवन खाली आपका गाइडलाइंस के बारे में नहीं है ये चीज, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को, उन गाइडलाइंस को लेके आएगा और बहुत सारे रिलैक्सेशंस आपका जो यहाँ पे प्रोवाइड किए गए फॉरेन इन्वेस्टर्स को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, सो अपॉर्चुनिटीज की अगर हम लोग बात करें, एक्सेस टू लार्ज हिंटरलैंड इकोनॉमी, access to international market, connecting 30 million strong Indian diaspora, which has a combined worth of 3 trillion to India through the IFSC, inbound and outbound gateway for international financial services, potential to be leading destination for global in-house centers with a globally competitive cost structure, attracting global talent to the world-class fintech hub in Gift City, emerging as leading hub for fund administration. एक चीज मैं आपको बता दूं कि ऐसे सेंटर दुनिया भर के अंदर बहुत सारी कंट्रीज में आपको मिलेंगे जिन्होंने मतलब ऑलरेडी ये ऐसे सेंटर्स आपका स्टेब्लिश किए कि उनकी इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए या जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं उनको बढ़ाने के लिए आपका ऐसे सेंटर्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं। ठीक है, आईएफएससी सेंटर्स आपको दुनिया भर में मिलेंगे। तो इंडिया का जो पहला आपका स्टेब्लिश किया गया, और अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो इंडिया सबसे मेजर डेस्टिनेशंस में से एक है। तो जो आपका कहीं ना कहीं आप एक काइंड ऑफ लिबरलाइजेशन आप इसको बोल सकते हैं इन टर्म ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, जिससे चीजों को काफी ज्यादा स्ट्रीमलाइन किया गया और मोटिव आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, सो दीज आर सम एक्टिविटीज व्हिच यू विल सी इन आईएफएससी। ठीक है, सो आईएफएससी या बिजनेस एक्टिविटीज की अगर हम लोग बात करते हैं क्या क्या एक्टिविटीज यहाँ पे होती हैं, तो आप जब आप इस लिस्ट को गो थ्रू करेंगे डायरेक्टली आईएफएससी की वेबसाइट से मैंने ये लिया, ठीक है, सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर आज के डेट में जो भी चीजें होती हैं वो सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। जैसे
बैंकिंग में आपका इंडियन बैंक एंड फॉरेन बैंक, ठीक है। सो इंडियन बैंक दे कैन ओपन देयर ब्रांच, दे जनरली नोन एज IBU, और इवन foreign countries banks, they can also open their branches in this particular center, they are also known as IBUs, ठीक है, IFSC banking unit, so it can be Indian और आपका foreign। बट एक चीज आपका हमेशा ध्यान रहेगा कि एक बैंक का एक IFSC सेंटर के अंदर एक ही ब्रांच होगा, ठीक है। लेट्स से फॉर SBI आपका अभी जैसे हमारे पास गिफ्ट सिटी के अंदर एक ही है, तो उसका एक ही ब्रांच वहां पे रहेगा, एंड दैट ब्रांच विल बी कंसीडर्ड एज फॉरेन ब्रांच, ठीक है, ओवरसीज ब्रांच की तहत उसको कंसीडर किया जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे जो सारी ट्रांजेक्शन है वो किसमें हो रही है, फॉरेन करेंसी के अंदर हो रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। कैपिटल मार्केट आपका जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, ब्रोकर्स। इंश्योरेंस, इंडियन एंड फॉरेन इंश्योरर, इंडियन एंड फॉरेन री इंश्योरर, इंडियन एंड फॉरेन इंटरमीडियरीज। एमर्जिंग बिजनेस सेगमेंट्स जैसे आपका ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स, इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज जहां पे गोल्ड सिल्वर में आपका ट्रेडिंग होता है, ठीक है। एयरक्राफ्ट लीजिंग एंड लीज फाइनेंस, आपका ग्लोबल फिनटेक हब्स, ठीक है। एसेट मैनेजमेंट में अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, वेल्थ मैनेजमेंट, कस्टोडियल सर्विसेज, म्यूचुअल फंड्स। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक finance company, global corporate treasury, international trade finance services and others. Professional services like asset management, support services, legal and compliance services, accounting and auditing services, consultancy services, trustship services. तो आपका बैंकिंग फाइनेंस के अंदर ऑलमोस्ट दुनिया भर में जो सर्विसेज होते हैं वो सारे एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। सिर्फ आप सोचो जैसे बैंक हैं लाइक पूरे देश भर के अंदर फैले हुए हैं, ठीक है, या ऐसे डिफरेंट एजेंसीज, इंश्योरेंस कंपनीज या अदर, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक सिंगल प्लेस जहां पे सब कुछ आपका अवेलेबल है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके जो एक्सेस हैं आपका, ठीक है, सो वो मल्टीपल चीजों में आपका डील कर पा रहे हैं, या जो भी आपके इन्वेस्टर्स हैं या जो भी यूजर्स हैं उनको सारी सर्विसेज एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिल रही होती हैं, ठीक है, विद द जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो काफी हेल्पफुल जो बनेगा, जो इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने में मदद करेगा, राइट। सो की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉर IBUs। अब IBUs क्या होते हैं, इन आपका IFSC बैंकिंग यूनिट्स, ठीक है। तो अगर आपके बैंक का कोई ब्रांच IFSC सेंटर के अंदर होता है, सो दैट विल बी नोन एज IBU, ठीक है। ये इंडियन बैंक भी हो सकता है या फॉरेन बैंक्स भी आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जैसे होलसेल बैंकिंग, सारी जो चीजें आपके नॉर्मल लाइफ में होती हैं वो सब, जैसे ECB ट्रेड, फैक्टरिंग, फोरफिटिंग, गारंटी, इंडेमनिटी, इक्विपमेंट लीजिंग, credit enhancement and insurance, credit participation in international trade finance services, participation in aircraft leasing, syndicate loan, ठीक है। कैपिटल मार्केट से रिलेटेड मर्चेंट बैंकिंग, ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग मेंबर्स ऑफ IFSC exchanges, funding of alternative investment, custodian services, retail banking, private banking, wealth management, retail product आपका, ठीक है। इसके अलावा ट्रेजरी मैनेजमेंट आपका, एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट, डेरिवेटिव इन फॉरेक्स, क्रेडिट एंड इंटरेस्ट रेट, कंसोलिडेटेड ग्रुप वाइड डेरिवेटिव ट्रेडिंग आपका, ठीक है। अदर अपॉर्चुनिटीज लाइक डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, ट्रस्ट एंड फिड्यूसरी सर्विसेज, आपका रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेस। नाउ यू कैन सी कि एक सेंटर आपका, अब तो आपको क्या हो रहा है कि बाहर ब्रांच ओपन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी है, मतलब ब्रांचेस का मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज को हैंडल करने के लिए। सो जैसे कोई इंडियन बैंक है या कोई फॉरेन बैंक है आपका जो अपनी बेसिकली सर्विसेज को इंडिया में लेके आना चाहता है या देना चाहता है, या इंडियन बैंक्स आपका अपने काइंड ऑफ ओवरसीज ब्रांचेस विद इन इंडिया आपका स्टेब्लिश कर रहे होते हैं, राइट। सो IFSC के अंदर जो ब्रांचेस होती है बैंक की, जिनको हम लोग IBUs के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो होलसेल बैंकिंग आपका, कैपिटल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, जैसे अभी हमने पढ़ा सेम चीज आपको यहाँ पे मैंने लिख के दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ट्रेजरी मैनेजमेंट एंड अदर अपॉर्चुनिटीज। सो दीज आर सम मेजर अपॉर्चुनिटीज which are generally provided by IBUs, which are bank branches of Indian bank and foreign banks, which are located in IFSC center, ठीक है। So इनको हम लोग क्या बोलते हैं, IFSC banking units। अब IFSC banking unit establish करने के लिए बहुत सारी गाइडलाइंस आपके हैं, ठीक है। सो देयर आर सम मैंडेटरी गाइडलाइंस अंडर IFSCA Act 2019, and there are some guidelines which with reference to the home regulators, like in case of India it is RBI, तो वो थोड़ा सा आपका समझेंगे, ठीक है।
सो एलिजिबिलिटी की अगर हम लोग बात करते हैं, सो एलिजिबिलिटी आपका किसके लिए, आईबीयू के लिए, ठीक है। सो गाइडलाइंस फॉर सेटिंग अप ऑफ आईएफएससी बैंकिंग यूनिट, इफ सम बैंक्स, जैसे कोई भी आपका इंडियन बैंक है या फिर आपका फॉरेन बैंक है, अगर वो अपनी ब्रांच आपका स्टेब्लिश करना चाहते हैं आईबीयू के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एक बैंक का सिर्फ एक ही आपका ऑफिस होगा या एक ही आईबीयू होगा एक आईएफएससी सेंटर के अंदर। हाँ, अगर जैसे एक कंट्री में, जैसे इंडिया में कल के डेट में एक और आईएफएससी खुलता है तो वहां पे आप अपनी एक और ब्रांच स्टेब्लिश कर सकते हो, बट एक आईबीयू के अंदर आपका एक ही ब्रांच होगा। उस ब्रांच को स्टेब्लिश करने के लिए एक वो ब्रांच आपका एज अ फॉरेन ब्रांच काउंट की जाएगी आपके बुक्स में, ठीक है, क्योंकि सारी डीलिंग्स आपका फॉरेन करेंसी में हो गई। दूसरा, उस ब्रांच को स्टेब्लिश करने के लिए कुछ गाइडलाइंस जो आपके स्क्रीन पे हैं। पहला, इंडियन बैंक in public sector and private sector authorized to deal in foreign exchanges will be eligible to set up IBUs आपका, ठीक है, जैसे ऑथराइज डीलर्स का जो सर्टिफिकेशन होता है वो। ईच एलिजिबल बैंक वुड बी परमिटेड टू सेट अप ओनली वन IBU इन ईच IFSC, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये बात बोली भी गई है, ठीक है। लाइसेंसिंग आपका, eligible bank interested in setting up IBUs will be required to obtain permission from permission of RBI for the opening IBUs। अब इसका मतलब ये नहीं कि licensing will be under IFSC Act 2019, मतलब you have to take no objection certification from RBI, ठीक है। सो अगर जैसे SBI है, सो फर्स्ट SBI दे हैव टू टेक NOC फ्रॉम RBI, आपको NOC लेना पड़ेगा RBI से, और जो लाइसेंस इशू किया जाएगा दैट विल बी इन अकॉर्डेंस विद IFSC वो लाइसेंस आपको देगा, ठीक है। फॉर मोस्ट रेगुलेटरी पर्पजेज एन IBU विल बी ट्रीटेड ऑन पार विद द फॉरेन ब्रांच ऑफ एन इंडियन बैंक के केस में आपका जो ये होगा। एंड अगर हम लोग कैपिटल की बात करते हैं, हाँ ये पॉइंट इसमें है, ठीक है। सो द पेरेंट बैंक विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अ मिनिमम कैपिटल ऑफ 20 million US dollar or equivalents in any foreign currency to its IBU which should maintain it all time, ठीक है। तो जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है दैट इज हाउ मच, आपका 20 million US dollar, और इक्विवेलेंट्स मींस आपका अगर वो किसी और करेंसी में, ठीक है, डॉलर के अलावा, ठीक है। रिजर्व रिक्वायरमेंट, ठीक है, सो इनको CRR SLR मेंटेन नहीं करना होता है, ठीक है। सो द लायबिलिटी ऑफ IBU आर exempted फ्रॉम बोथ CRR and SLR requirements of RBI. They have to maintain one another reserve which is known as retail deposit reserve at 3%, ठीक है, वो भी इसमें मिलेगा, ठीक है। सो resources and deployment, the funds raised will be from non-resident and overseas branches, ठीक है, जो पैसा यहाँ पे होगा। resources and deployments, okay, ये हमने डिस्कस किया। deployment आपका sources will be क्या हो गया आपका overseas, ठीक है। so the fund raised will be non-resident and overseas branches of Indian bank. Deployment of fund can be with both person resident in India as well as person resident outside India. However, deployment of funds with the persons resident in India shall be subject of FEMA provisions, ठीक है। जो resources and deployment, ठीक है, source of funds क्या होगा और आपका deployments कहाँ पे वो पैसा आपका डाला जा सकता है। Operational aspect, cash transaction and saving bank accounts are not permitted, ठीक है, तो यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन नहीं होगी और ना ही आपका सेविंग अकाउंट्स परमिट होंगे, ठीक है, पहली चीज। Deposits can be maintained in current accounts and term deposit. Indian KYC, AML and delinquency norms are applicable on this. Deposit with IBU are not insured under DICGC, ठीक है। So Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation, ठीक है, DICGC, ठीक है। So Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation के अंदर ये डिपॉजिट सिक्योर नहीं होंगे। करेंसी विल बी अदर देन INR, ध्यान से सुने इस वर्ड को, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी करेंसी आपका होगा दैट विल बी अदर देन INR, ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन आपके होंगे। सेविंग अकाउंट्स आर नॉट परमिटेड, कैश ट्रांजेक्शन आर नॉट परमिटेड, चेक फैसिलिटीज आर नॉट परमिटेड, सारी ट्रांजेक्शन क्या होंगी ऑनलाइन तरीके से होंगी, ये सब चीजें जो आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। सो कुछ बेनिफिट्स आपका, ठीक है। सो की इनेबलर्स फॉर IBUs इन IFSC, अगेन आपका फ्रॉम द वेबसाइट ओनली, ठीक है। कॉम्पिटिटिव टैक्स रिजीम, compliance with prudential directions and instructions issued by home regulators
अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय आरबीआई, ठीक है, और आईएफएससी, ठीक है। मतलब जो बैंक स्टेब्लिश करने की जो गाइडलाइंस होती हैं, जैसे अगर इंडियन बैंकिंग सिस्टम जो रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा, तो आरबीआई की सर्टेन गाइडलाइंस है व्हेन यू ओपन अ न्यू ब्रांच और ओवरसीज ब्रांच, तो वो गाइडलाइंस आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। कुछ एरियाज आपका जहां पे यू हैव टू फॉलो आईएफएससी गाइडलाइन, जहां पर उन्होंने क्लियरली आपका बोला कि हाँ दिस यू हैव टू फॉलो, अदरवाइज जो होम रेगुलेटर की चीजें आपकी होंगे वो आपको उस हिसाब से चीजें मेंटेन करनी होंगी। मिनिमम कैपिटल नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो एंड liquidity coverage ratio can be maintained at parent bank level after taking approval from IFSC, ठीक है। तो ये जो आपके सारे रेशियोज हैं, ठीक है। IFRS accounting standards will be applicable, ठीक है। इसके अलावा raising global capital at competitive rate, ठीक है। Convenient platform for onboarding corporate and retail clients, leveraging growth of this is basically lower manpower cost, आपका यूनिफाइड फाइनेंशियल रेगुलेटर्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे सारे कॉम्बिनेशन, ठीक है। अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, जो आपका इंटरनेशनल आपका गोल्ड और सिल्वर मार्केट होता है, बुलियन उसी को हम लोग बोलते हैं, वहां पे आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। सो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स की अगर हम लोग बात करें, इंडियन एंड फॉरेन बैंक इंटेंडिंग टू सेटअप एन आईबीयू इन आईएफएससी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन लाइसेंस फ्रॉम IFSC, ये मैंने आपको पहले बताया। सो यू हैव टू टेक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम योर होम रेगुलेटर्स, licensing will be based on that NOC and credit guarantee which is provided by the parent banks. So now you'll opt licensing from the IFSC, ठीक है। Maintain necessary regulatory capital minimum 20 million US dollar at the parent bank level, हमने डिस्कस किया। No objection certification from home regulators in case of India RBI, letter of comfort with from parent bank regarding liquidity and resources support आपका RBI IBU के लिए, ठीक है। ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जामिनेशंस के लिए। रीजन वो आपको ऐसी स्टेटमेंट देगा जिसमें से एक गलत होगा, आपको उसको फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। सो आप जैसे वो आपको ये दे सकते हैं कि लेटर ऑफ कंफर्ट फ्रॉम आरबीआई विच इज अ रॉन्ग वन, ठीक है। आरबीआई कोई भी किसी भी प्रकार का लिक्विडिटी या अदर्स इनके संबंध में आपको गारंटी नहीं देगा। इट विल बी इशूड बाय योर पेरेंट बैंक, जैसे एसबीआई के द्वारा इशू किया जाएगा फॉर देयर आईबीयू, ठीक है। आईबीयू आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन एसएलआर इन सीआरआर, IBU are required to maintain LCR and net stable funding ratio at IBU level, ठीक है। तो जो आपका LCR है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, या आपका NSFR, ठीक है, आपका नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, ये आपको IBU लेवल पे मेंटेन करना है एज पर दी प्राइमरी गाइडलाइंस, बट इट कैन बी मैनेज ऑन योर बैंक लेवल, ठीक है। आप इसको बैंक लेवल पे मेंटेन कर सकते हैं, बट फॉर दैट पर्टिकुलर वन यू हैव टू टेक प्रायर अप्रूवल फ्रॉम आईएफएससी, ठीक है। हाउएवर द सेम मे बी मेंटेन एट पेरेंट बैंक लेवल आपका विद आईएफएससी परमिशन। तो ये सारी गाइडलाइंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा आगे देखते हैं, लिवरेज रेशियो फॉर आईबीयू मे बी मेंटेन बाय द पेरेंट बैंक्स and at the level of specified by the home regulators and subject to regulations applicable to the parent banks आपका, ठीक है। जैसे लिवरेज रेशियोज के संबंध में जो हमारी गाइडलाइंस हैं बैंकों के लिए, एंड बैंक जो भी पेरेंट बैंक है, जैसे एसबीआई का हम एग्जांपल लेके चलें तो इसको इस ब्रांच का भी वो अपने बैंक लेवल पे मेंटेन करके रख सकता है, ठीक है। IBU are required to maintain retail deposit reserve ratio on a daily basis at 3% of the deposit raised from individual outstanding at the end of previous working day, ठीक है। ये आपका अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जैसे हमने समझा कि इनको सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है, तो इनको एक रेशियो मेंटेन करना होता है, दैट इज नोन एज रिटेल डिपॉजिट रिजर्व रेशियो। कितने से? 3% से, ठीक है। और कहां किस पे आपका डिपॉजिट रेज फ्रॉम इंडिविजुअल्स आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस वर्किंग डे, ये ध्यान रखेंगे सभी लोग आपका, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट वर्किंग डे में टिक कर दोगे गड़बड़ हो जाएगा। IBU are required to comply with the prudential directions and instructions issued by their home regulators unless otherwise specified by the IFSC। तो जो एक नॉर्मल बैंक के लिए आपका गाइडलाइंस होती हैं होम रेगुलेटर्स की, वो फॉलो होंगे। अगर कुछ एरिया जहां पे स्पेसिफाई किया गया वो आपको फॉलो करनी होंगी, ठीक है। IBU कैन अंडरटेक ट्रांजेक्शन। अब एक्टिविटीज की अगर हम लोग बात करें, परमिसिबल एक्टिविटीज एट IBU, ठीक है।
So IBU can undertake transaction with resident for deployment of funds through कौन सा आपका फॉरेन करेंसी अकाउंट, ठीक है, रेजिडेंट्स के लिए. नॉन रेजिडेंट एंटिटीज और अदर देन इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल रिटेल कस्टमर्स फॉर बोथ रेजिंग रिसोर्सेज और डिप्लॉयमेंट्स ऑफ फंड्स. ठीक है, ऑल ट्रांजेक्शन शैल बी इन करेंसी अदर देन INR. ये मैं आपको बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे. ठीक है, IBU can deal with wholly owned subsidiary and joint ventures of Indian companies registered abroad. ठीक है, तो जो इंडियन आपका जॉइंट वेंचर्स या होली ओन सब्सिडरीज हैं उनके अकाउंट्स को भी हैंडल कर सकते हैं. IBU आर नॉट अलाउड टू ओपन सेविंग बैंक अकाउंट, ये हमने पहले भी पढ़ा था. दे कैन ओपन फॉरेन करेंसी अकाउंट ऑफ यूनिट ऑपरेटिंग इन IFSC एंड नॉन रेजिडेंट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स टू फैसिलिटेट देयर इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शंस. They can open foreign currency account including escrow accounts of their corporate borrowers subject to FEMA guidelines. ठीक है, again very important one. No check facility will be available for the holders of the accounts in the IBUs. All transactions are to be done through bank transfer. So there is no check facility, no cash transactions, only bank transfers will be allowed. ठीक है, IBU are permitted to undertake factoring and forfeiting of export receivables. Factoring forfeiting हमने समझा था, तो ये उसमें डील कर सकते हैं. IBU shall obtain prior approval of RBI for offering derivative products. आपका ठीक है, अगर वो derivative में डील करना चाहते हैं, so they have to take approval from RBI. IBU are allowed to open foreign currency escrow accounts of Indian resident entities for the purpose of temporarily subscription of GDR and ADRs issues until issuance of receipt. आपका ठीक है. इसके अलावा IBUs are allowed to act underwriter, arranger of INR denominated overseas bond issued by Indian entities in overseas market. Exposure ceiling for IBU shall be 5% of the parent bank tier 1 capital in case of single borrowers and 10% of the parent bank tier 1 capital in case of group borrowers. इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था. ठीक है, सो एक्सपोजर सीलिंग मतलब जैसे अगर कोई आपका किसी को वो लैंड कर रहे हैं, ठीक है, कोई उनसे आपका पैसा ले रहा है, सो इन दैट केस अगर वो सिंगल बोरोवर्स है तो जो टीयर 1 आपका जो पेरेंट बैंक है उसकी जो टीयर 1 कैपिटल है, जैसे सपोज दैट SBI जिसका टीयर 1 कैपिटल इज 1000 करोड़, सपोज दैट, ठीक है, 1000 करोड़ है, तो अगर कोई सिंगल बोरोवर्स आपका इनके IBU ब्रांच को जाता है, सो दे कैन गिव लोन अप टू 100 करोड़. ठीक है, सिंगल बोरोवर्स को आपका, सॉरी, सिंगल बोरोवर्स के केस में आपका इट इज हाउ मच 5%. ठीक है, सो दे कैन गिव लोन अप टू 50 करोड़, ठीक है, 50 करोड़ तक का. एंड इफ दैट बोरोवर इज ग्रुप बोरोवर, सो दे कैन गिव अप टू 10% आपका. ठीक है, सो ये दोनों ही आपका किसके साथ लिंक है, पेरेंट बैंक के उसके साथ. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें. All AML and CFT instructions issued by RBI will be followed. IBU will be registered and supervised by, regulated and supervised by the RBI. No liquidity support will be available to IBUs from the RBI. ठीक है, तो अगेन ये कुछ आपका गाइडलाइंस है. परमिसिबल एक्टिविटीज की अगर हम लोग बात करें तो हमने आपका जैसे ये कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस जिनको आपको ध्यान रखना है. अगला, IBU would operate and maintain balance sheet only in foreign currency, ये भी ध्यान रखेंगे आपका, and will not be allowed to deal in Indian rupee except for having special rupee accounts for the purpose of defraying their administrative and statutory expenses. ठीक है, तो सारी ट्रांजेक्शन किस में होंगे, फॉरेन करेंसी में होंगे. ठीक है, बैलेंस शीट भी आपका फॉरेन करेंसी में. कुछ जैसे जो बेसिक आपका होता है ना खर्चे, जैसे आपके ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी यूटिलिटी एक्सपेंसेस, बिल पेमेंट या अदर्स, उनके लिए आपको यू कैन टेम्परेरीली यूज दैट पर्टिकुलर वन. Such as operation transactions of unit of INR would be through authorized dealers. अब वो भी ट्रांजेक्शन किसके थ्रू होंगे, ऑथराइज्ड डीलर्स आपका, डिस्टिंक्ट फ्रॉम IBU. जो IBU ब्रांच है उसके थ्रू नहीं, बल्कि एक अकाउंट आपको जो ऑथराइज्ड डीलर्स का होगा आपके साथ, ठीक है, which would be subject to the extent of foreign exchange regulations. ठीक है, तो अगेन यहाँ पे जो चीजें रहेंगे, तो मतलब they have to buy फॉरेन करेंसी और इंडियन करेंसी, मतलब फॉरेन ब्रांच की तरह वो पहला आपका INR परचेज करेगा, उसके अकाउंट के थ्रू आप ट्रांजेक्शन करोगे. Permissible activities at IBUs, एक और लिस्ट. IBU are not allowed to participate in Indian domestic call market, notice and term money, forex market and money market, other onshore
मार्केट एंड डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम, तो यहाँ पे इनको अलाउ नहीं किया गया, ठीक है। IBUs will be required to maintain separate nostro account with a correspondent bank, which would be distinct from nostro account maintained by the other branches of the same bank, ठीक है। तो जो बेसिक आपका nostro account होगा, जैसे SBI का nostro account है ABC बैंक के साथ इन US, जिसको और सारे ब्रांचेस एक्सेस कर सकते हैं, बट अगर IFSC के थ्रू आपका एक्टिविटीज हो रही है IBU के थ्रू, सो IBU को एक्सेस नहीं होगा, दे हैव टू मेंटेन अ सेपरेट अकाउंट, ठीक है। IBU में मेंटेन SNRR अकाउंट्स, ठीक है, स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट्स, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। अकाउंट विद द डोमेस्टिक ऑथराइज्ड डीलर्स बैंक, and these account must be funded only by foreign currency remittances through international channels, जिसमें क्या होते हैं, कौन से अकाउंट, NRE एंड आपका FCNR अकाउंट, ठीक है। तो जब हमने ये टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़े थे, तो उसमें SNRR अकाउंट बेसिकली जो NRIs जिनका जो बिजनेस चल रहा है इंडिया के अंदर, तो उस उनके ट्रांजेक्शन्स को आपका करने के लिए SNRR अकाउंट ओपन होता है फॉर 7 years, तो ये उसको भी आपका हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। आप दूसरा, इट इज अ रुपी डोमिनेटेड अकाउंट, सो वहां पे जो फंड ट्रांसफर्स एंड अदर्स हो रहे हैं, दे आर जनरली इन फ्रॉम द फॉरेन सोर्सेज एंड दे आर फुली रिपेट्रिएबल बेसिस, राइट। नेक्स्ट वन, relaxation for FPI. Again, this point is very important. Again, relaxation for FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, अगर वो नॉर्मल मार्केट में आपका ट्रेड करते हैं, मतलब सेबी रजिस्टर्ड FPIs हैं, अगर वो एक नॉर्मल मार्केट में, और अगर वो आपका IFSC में, तो उनके लिए बहुत सारे रिलैक्सेशन सेट किए गए, खासकर आपका जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग के अंदर आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है, तो उससे सारे यहीं शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। So SEBI has permitted FPI registered in India to trade on exchange operating in GIFT City, ठीक है। तो उसने जो ऑलरेडी रजिस्टर है, आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, पहली चीज। FPI are also allowed to trade in commodity derivative on the IFSC exchange, ठीक है। Companies do not pay, they do not need to pay STT and CTT ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे कंपनीज आपका जो फैसिलिटेट करते हैं, वो आपका STT एंड CTT चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। All exchange operate 24 hours, sorry, ठीक है, 24 hours a day, and FPI permitted to operate without any additional documentation, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन पहले ही हुआ है, अब आपको उसके लिए कोई एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। Waiver of short-term capital gain tax on derivative trade, at present FPI pay 30% or as short-term capital gain। अब देखो ये बहुत ही बड़ा रिलैक्सेशन है, ठीक है, कि अगर आप नॉर्मल मार्केट में ट्रेड करते हो, सो यू हैव टू पे 30% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आपने सिक्योरिटीज खरीदी 1,50,000 की, बेची 50,000 पे 30% आप क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट को टैक्स पे करो, यहाँ पे वो आपके पास नहीं लगेगा, ठीक है। allowing retail investor for the liquidity management, तो अगेन दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जो आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। सो कुछ की पॉइंटर्स आपका, जैसे मैं हर एक यूनिट के पीछे रख देता हूँ, जो आपको जल्दी से चीजों को रिवाइज करने में भी हेल्प करेंगे और एग्जामिनेशन के दौरान भी आपको हेल्प करेंगे। जैसे पहला आपका IFSC, सो IFSC का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, सो नाउ आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। Creating a strong global connection while focusing on the requirement of the Indian economy, serving as an international financial platform for the entire region and global economy, then to facilitate doing a business in the IFSC and offer a world-class regulatory environment, जो हमने ओवरऑल आपका पढ़ा उसका काइंड ऑफ समरी, राइट। इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज आपका ये हमने डिस्कस किए थे, सो हियर वी हैव अ लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज व्हिच आर अवेलेबल एट गिफ्ट सिटी गांधीनगर, ठीक है। सो एट प्रेजेंट अगर हम लोग बात करें, इसके अलावा Indian and foreign bank intending to set up IBU in IFSC required to obtain licensing from IFSC and they have to follow these guidelines। तो ये जो जितने भी गाइडलाइंस मैंने आपको पढ़ाए थे, उन सबको एक पेज में आपका समराइज करके आपके लिए यहाँ पे रखा गया हुआ, तो अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से आपका रिविजन पर्पज के लिए ये सब चीजें आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। एक्सपोजर लिमिट हमने बात किया, फॉर इंडिविजुअल 5% एंड आपका ग्रुप 10%, जो इसके ऊपर क्वेश्चन था, तो स्पेशल रिस्पेक्ट इसको दिया गया इस पार्ट को, ठीक है। चलो इसके अलावा रिटेल डिपॉजिट रेशियो आपका SLR CRR मेंटेन नहीं करना होता है, सो रिटेल डिपॉजिट रेशियो 3% का मेंटेन करना होगा, ठीक है। एंड की बिजनेस एक्टिविटीज आपका क्या थी, होलसेल बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, इसके अलावा रिटेल बैंकिंग एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट। सो दीज आर कोर लाइक 4 कोर एरियाज जो सारी फैसिलिटीज यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें
Relaxation for FPI entities in at GIFT City. So these are some relaxations which we recently gone through, right? So with the help of questions, we will revise whatever we have read during that concept classes or foundation classes. It is like this topic is very important. ये छोटा सा topic है और जो probability है examinations के अंदर पूछे जाने की वो काफी high है. तो मतलब आपका छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला क्वेश्चन है, ठीक है. सो यू कैन एक्सपेक्ट 2 मार्क्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर वन एंड बिलीव मी गाइस इफ यू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर यूनिट ओनली, यहीं से आपके वो 2 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे, ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट an objective of IFSCA, so International Financial Service Center Authority. So first of all, I hope everybody is aware about this particular one. It is a kind of universal regulators, okay, which generally facilitate India's international trade or the investment opportunities in India. Okay, they say, let's say earlier there are some foreign investors who want to invest, who wish to invest in India. So they have to face multiple regulation, like it is from RBI. If they are investing in capital market, it is SEBI, RBI plus SEBI. If they are investing in let's say in insurance sector, तो RBI plus IRDA. तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग guidelines थी. So what we generally did with IFSC Act 2019, we generally come up with one universal regulator, which generally which is the kind of combination of regulations from all the regulators, ठीक है. सो इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे बहुत सारे IFSCs हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. इंडिया का जो पहला है दैट इज लोकेटेड इन गिफ्ट सिटी गांधीनगर, ठीक है. तो कहीं ना कहीं जितने भी जो जैसे लेट्स से सम जो आपका इंडिया में इन्वेस्टमेंट है या फिर आउटसाइड इंडिया इन्वेस्टमेंट है, ठीक है. सो वो सारी चीजें जिनको एक उनके लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म आपका जो ये प्रोवाइड करता है, ठीक है. सो not an objective, so creating strong global connection while focusing on requirement of Indian economy. It is serving as an international financial platform for the entire region and global economy, facilitating ease of doing business in IFSC and offering a world-class regulatory environment, regulating all domestic financial transactions conducted within India's banking system. No, this is done by RBI, or even for the others we have different regulators like SEBI, IRDA, PFRD and all, okay. So what will be your correct answer? Because D is incorrect, so that will be the right answer for this one, okay. So IFSC is focused on international financial services and does not regulate India's domestic banking system. So that generally comes under the RBI. So the major objective of this particular one is strengthening India's global financial presence, positioning IFSC as an international financial platform for regional and global market, enhancing the ease of doing business and providing a world-class regulatory framework. Okay? So these are some major objectives of IFSC, right? So it was established on 27th of April 2020. Okay? So IFSC is a unified entity in India responsible for development and regulation of financial product, financial services and financial institution in the IFSC. The current regulations of RBI, SEBI, PFRDA, IRDA regulated enterprise in the IFSC prior of this particular foundation. Okay? So even prior to this, we have these particular one, which is commonly applicable throughout the India. Okay? तो IFSC में भी यही चलते थे. Then we come up with IFSCA Act. तो IFSCA Act ने इनको आपका वहां पे मेजर जो गाइडलाइंस है उनको रिप्लेस किया. And we come up with the one universal set of rules. IFSCA Act 2019 formed IFSCA on 27th of April 2020 and headquarters is located in GIFT City, Gandhinagar, Gujarat. And these are the guidelines or these are the primary objectives of this particular institution. Okay? So this is very important one. So please try to remember these particular one. Next one, guys. Which of the following is not a permissible activity for IFSC banking unit? Okay? IFSC banking unit is like your bank branch which is located at IFSC. Okay? First of all, one bank can open a single IBU with IFSC. Okay? So let's say if your bank is SBI, so you can have only one branch in IFSC. Okay? It is applicable to all as well, right? So if your let's say your bank have maintained some IBU
or they have established some IBU at GIFT City Gandhinagar, so that branch is generally considered as फॉरेन ब्रांच, ठीक है, तो उसको हम फॉरेन ब्रांच की तरह आपका कंसिडर करते हैं। एंड एक आईबीयू के अंदर आपका सिर्फ एक आईएफएससी सेंटर के अंदर सिर्फ आपका एक ही ब्रांच आपका होगा। ठीक है, यहाँ पे जो सारी एक्टिविटीज होती है, जो बैलेंस शीट भी तैयार होती है, दैट इज इन फॉरेन करेंसी। ऑल एक्टिविटीज ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्रांच विल बी इन फॉरेन करेंसी। ठीक है, जो ट्रांजेक्शन से अदर्स होते हैं उसके लिए वी जनरली मेंटेन सम रुपी थिंग्स, बट इट ऑल्सो गेट कन्वर्टेड। ठीक है, सो नाउ IBU के लिए आपका not a permissible activity at IBU. So let's say if you have your branch at IFSC, that will be known as IBU. So there are some permissible activities which you can do और कुछ आपका prohibited areas। ठीक है, so क्या क्या है आपका opening foreign currency account, ठीक है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं आपका FCA, foreign currency accounts for non-resident institutional investors, it is allowed. Offering check facilities, no. There is all transaction are in the e-form itself. ठीक है, there is no check facilities available, no saving accounts are permissible। ठीक है, so offering check facilities for corporate borrowers, maintaining escrow accounts, no. Facilitating and factoring and forfeiting for export receivables, yes, allowed. Acting as underwriter for for INR denominated overseas bond, it can be। ठीक है, so what will be your correct answer? Not a permissible activity. So B will be right answer for this particular one. Okay? So IBU can open foreign currency account for non-resident institutional investors and corporate borrowers. They can engage in factoring and forfeiting services. IBU are permitted to act as underwriter for INR denominated overseas bond. However, check facilities are not allowed. All a transaction must be conducted through the बैंक ट्रांसफर्स ओनली। ठीक है, तो ये आपका जिसको आपको ध्यान रखना, इवन यू कैन नॉट ओपन द सेविंग अकाउंट्स इन ऑल इस तरीके से, और द ट्रांजेक्शंस विल बी ओनली इन फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी आपके, इसीलिए हम इसको एज अ फॉरेन ब्रांच की तरह आपका कंसीडर कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, अंडर IBU रेगुलेशन which of the following requirement is true? So this part is very very important। ठीक है, you can expect one question based on गाइडलाइंस और IFSCA रेगुलेशंस टुवर्ड द IBUs। ठीक है, तो बहुत सारी गाइडलाइंस हैं आपका, उनमें से मतलब कौन सा सही है कौन सा गलत है, इस तरीके का एक क्वेश्चन जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, सो IBU आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन CRR एंड स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, SLR, नो, पहला स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, दे डू नॉट हैव टू मेंटेन CRR एंड SLR। The apparent bank must provide minimum capital of USD 20 million, तो ये भी गलत है आपका, it should be 20 million आपका, not 10 million। ठीक है, IBU must maintain a retail deposit reserve ratio at 3% of deposit from individual and it is at their preceding date। So this is true, ये आपका सही है। IBU can freely deal in INR, Indian rupee, for all transaction. They can deal in any foreign currency apart from Indian rupee। ठीक है, तो this is wrong। ठीक है, तो क्या होगा हमारा सही है जवाब आपका, C will be the right answer। ठीक है, so IBU are exempted from CRR and SLR. Minimum capital requirement is 20 million US dollar. IBU must maintain 3% retail deposit reserve ratio for deposit raised from individuals. IBU cannot deal in INR except for specific administrative expenses and all। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना, जो डे टू डे एक्सपेंसेस ज्यादा से उनके लिए, बट दैट ऑल्सो गेट कन्वर्टेड। ठीक है, सो यू कैन नॉट डील इन INR इटसेल्फ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द IFSCA इज इनकरेक्ट? सो स्टेटमेंट अबाउट IFSCA इज इनकरेक्ट। ठीक है, IFSCA was established under IFSCA Act 2019, correct? Before IFSCA activities was regulated by multiple domestic आपका जो regulators है, true. IFSCA jurisdiction is limited to entities operating within GIFT City, true. IFSCA directly oversees all the foreign exchange transaction conducted in India. So this fourth statement is wrong. Why it is wrong? Reason, because it is handled by RBI। ठीक है, RBI is the authority। ठीक है, custodian of foreign exchange हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, so statement 4 is incorrect about the IFSCA। ठीक है, so foreign exchange transaction in India fall under the purview of RBI, not IFSCA. Rest statements are correct। All right, next question,
what is the maximum exposure limit for a single borrowers under IFSC banking unit regulation? ठीक है, let's say your bank have IBU with IFSC, ठीक है, so we have some exposure limit कि एक कस्टमर को आप कितना लोन दे सकते हैं या ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को कितना लोन दे सकते हैं, ठीक है. So if it is a single borrower, so the limit is 5% of tier 1 capital of parent bank. If it is a group borrowers, so 10% of your tier 1 कैपिटल ऑफ द पेरेंट बैंक, ठीक है. तो क्या होगा 5% ऑफ पेरेंट बैंक टियर 1 कैपिटल. अब यही क्वेश्चन आपको केस स्टडी में कैसे मिलेगा? दे कैन गिव यू लाइक क्वेश्चन विदाउट ऑप्शंस आपका कि let's say ABC bank or let's say SBI have their IBU, ठीक है, and some company X, ठीक है, company X approaches them for the loan, and SBI tier 1 capital is supposed at 1000 crore. So what can be the maximum exposure which SBI or this IBU can give loan to this company X? So 5% of 1000 is equal to 50 crore. So they can give maximum 50 crore loan to company X. If it is a group borrower, then they can give loan up to 10%, which is 100 crores. Okay, so this time, please do remember these one. So the exposure ceiling for IBU is 5% of the parent bank tier 1 capital, and it is 10% for the parent bank tier 1 capital. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Which of the following is not a business opportunity available at GIFT City, Gandhinagar? ठीक है. So almost all the financial services are available at this IFSC. ठीक है. So syndicated loan and aircraft leasing, yes. Trading in Indian stock market, no. INR, no. This is not, ठीक है, ये आपका अलाउड नहीं है. अगर आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है एज ए इंडियन और INR में, सो व्हाई विल गो विद देम, ठीक है, डायरेक्टली ट्रेड, ठीक है. मर्चेंट बैंकिंग एंड कस्टोडियन सर्विसेज, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, फंड्स इन ऑल, ठीक है. तो बी विल बी द राइट आंसर बिकॉज इट इज नॉट अलाउड इन दिस, ठीक है. So GIFT City IFSC offer opportunities in syndicated loan, aircraft leasing, merchant banking, AIF structuring. However, trading in INR on Indian stock exchange is not allowed. ठीक है. हाँ, अगर आप फॉरेन में करना चाहते हैं, then you can use this particular platform by opening foreign currency account. Under IFSC banking unit guidelines, which of the following is a correct statement regarding treatment of deposit? ठीक है. So treatment of deposit. So deposit in IBU are insured by DCGC, Deposit Insurance Credit Guarantee Corporation. No, DCGC is not applicable to the IFSC or IBU's deposit. ठीक है. First of all, IBU can accept deposit only in INR for domestic client. No, this is also incorrect. क्योंकि यहाँ पे सारी जो डीलिंग्स होती है that is in foreign currency. IBU can only maintain deposit in current and term deposit with no saving account allowed. This can be true. आपका अभी तक का जो सही स्टेटमेंट है, IBU must maintain a minimum CRR of 4% on total deposit. They do not have to maintain CRR. ठीक है. So C will be right answer for this particular one. All right, guys. So these are the statement which we have discussed. Please do remember this one. ये आपको लिए important है, जिसको आपको ध्यान रखना है. और remaining pointers which we have discussed earlier also. Which of the following restrictions is applicable to IBUs? तो जो IFSC के बैंकिंग यूनिट से होते हैं उनमें कौन सा restrictions आपका है? IBU must maintain separate nostro account distinct from other branches of the same bank. True, this is true. ठीक है, this is the restrictions on bank. तो जैसे आपके बैंक का let's say SBI have one nostro account with some XYZ bank in US. So if you cannot do आपका IBU's bank or branch transaction by using that nostro account, ठीक है. So this IBU have to maintain or they have to open some other accounts as per the law, ठीक है. So this is one restriction which is imposed by the IFSCA guidelines on IBUs. दूसरा, IBU can participate in domestic interbank call money, notice money. No, they cannot participate, ठीक है. IBU are permitted to offer rupee dominated derivative product without RBI approval. They can't do without RBI approval. First of all, IBU can participate in Indian domestic payment system. No, they cannot participate in Indian domestic payment system. ठीक है. तो ये बाकी के तीन स्टेटमेंट है ना, these all are completely wrong. ठीक है. The only restrictions जो आपका सही है restrictions के संबंध में, that is option A आपका. ठीक है.
sorry. So IBU must maintain a separate nostro account to keep their transaction distinct from separate parent banks. IBU cannot participate in domestic interbank call market, notice money market. Derivative product require RBI approvals. IBU are not permitted to participate in Indian domestic payment system. The payment and settlement system. That means NPCI not work here, right? Next one. Which of the following regulatory requirement is true फॉर बैंक सेटिंग अप आईबीयू? तो आप देखो इंटेंशनली आईबीयू के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन रखे गए, रीजन क्योंकि मैक्सिमम टाइम द क्वेश्चन इज जनरली बेस्ड ऑन दिस, एंड जो भी आप में से आपका आईबीयू के साथ काम कर रहे होंगे या जो करना चाहते हैं, लाइक इफ यू वांट टू वर्क विद अ फॉरेन बैंक ना, सो दैट फीलिंग विल गेट विद दिस पर्टिकुलर ब्रांच, तो कभी अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो छोड़ेगा मत, ठीक है. So the parent bank must provide a minimum capital, ये गलत है हमारा, ठीक है, 20 मिलियन होना चाहिए था, अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है. The parent bank must obtain no objection letter from home country regulator. This is true, ये सही है. IBU must maintain SLR. No, they do not have to maintain SLR. IBU are allowed to maintain their liquidity coverage ratio exclusively at IBU level without, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, without any पेरेंट बैंक इंटरवेंशन. नो, ऐसा नहीं है, ठीक है, देयर विल बी, ठीक है. सो एलसीआर, देखो यहाँ पे क्या होगा, एलसीआर मेंटेन करने के दो तरीके हैं. वन इज कि आप आईबीयू लेवल पे मेंटेन करो, और अनदर वन इज यू कैन मेंटेन दैट पर्टिकुलर वन एट एंटायर बैंक लेवल. बट if you want to go with the second clause, you want to maintain as a bank, as a parent bank, you want to maintain LCR at bank level, so you have to take prior approval from IFSCA. Okay, so option B will be right answer for this particular one. Okay, so minimum capital is 20. No objection certificate is required from the home regulator. In case of Indian bank, it is from RBI. IBU are exempted from CRR SLR. Liquidity coverage ratio may maintain at IBU level or the parent bank level subject to IFSCA approvals. All right, next one. Which of the following is not a benefit provided to foreign portfolio investors operating in IFSC at GIFT City? Again, important question है, याद रखिएगा, ठीक है. So exemption from short-term capital gain tax. Which of the following is not a benefit? हाँ, ठीक है. Exemption from short-term capital gain on derivative trading. True. ये बहुत बड़ा benefit है उनके लिए, ठीक है. यूजुअली इन नॉर्मल मार्केट इट इज 30%, ठीक है. और अगर आप IFSCA ड्रिवन उनसे आपका FPI में ट्रेड करते हैं, सो इट इज एग्जेम्प्टेड, ठीक है. नो रिक्वायरमेंट फॉर एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन फॉर ट्रेडिंग. तो अगर आप इंडिया के साथ, इफ यू आर अ सेबी रजिस्टर्ड FPI, so you can trade here also, you do not have to provide any additional documents. True. 24 hour trading access. True आपका. Waiver of all foreign exchange conversion charges for trade executed in IFSC. No, this is like ये आपका SS, there is no this kind of benefit, ठीक है, ये आपका गलत है, ठीक है. So D will be right answer for this one. However, foreign conversion charges are not explicitly waived for the FPI. They must be paid as per the exchange rule and all, ठीक है. So others आपका they are generally correct, ठीक है. Next one. The parent bank setting up IBU at IFSC must satisfy the following conditions. Which of the following is not a condition? Not a condition that parent banks should satisfy. तो पहला ही है आपका, ठीक है. They do not have to maintain CRR SLR, ठीक है. Letter of comfort from parent banks, ठीक है. Letter of comfort toward liquidity. यहाँ पे आप लोग गड़बड़ करते हैं बहुत बार, ठीक है. So letter of comfort toward liquidity and resources support will be provided by parent bank, not by the RBI, ठीक है. ये कई बार इसको ऐसे ट्विस्ट करके देता है आपको, ठीक है, और कई बार वो IFSC लिख देगा वहां पे, ठीक है. सो इट शुड बी फ्रॉम द पेरेंट बैंक्स. नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बाय होम रेगुलेटर्स एज वी प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन. IBU are required to maintain retail deposit reserve ratio at 3%, ठीक है. सो दीज 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, ठीक है. तो ये हमने डिस्कस कर लिया था. नेक्स्ट वन. So these are some key opportunities. We have discussed these particular one in detail जब हमने आपका कॉन्सेप्ट क्लास पढ़ा था. तो अगर आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा ना, बिलीव मी गाइस, आप उस टॉपिक को आपने देख के अगर इस सेशन को देख रहे होंगे, यू विल बी एबल टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100. मतलब जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपके सही होने वाले, ठीक है. सो द एक्सपोजर लिमिट फॉर IBU इज डैश कितना 5% फॉर पेरेंट बैंक्स टियर 1 फॉर सिंगल बोरोवर्स
एंड 10% फॉर ग्रुप बोरोवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 5%, 10% विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन, इजी। IBU are required to maintain retail deposit ratio of 3%, easy. The parent bank will be required to contribute minimum 20 million US dollar, easy, ठीक है। So 20 million US dollar, this we have practiced, ठीक है। What are the some of the most important commercial prospect present at GIFT City IFSC in India, ठीक है। तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। So participation in international finance services, treasury management and retail banking, participation in wholesale banking, access to sizable hinterland economy and aircraft leasing, investment advisory services, factoring, forfeiting services and merchant banking, distributors of mutual funds, portfolio management services and equipment leasing, all सारे ही सर्विसेज आपका यहाँ पे क्या है, अवेलेबल है एट IFSC गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात, ठीक है। Which of the following claim about IBU Gift City is false? IBU Gift City is false. बताओ। IBU are prohibited from obtaining obligation from HNI and or retail consumers. RBI will provide liquidity support. तो यहाँ पे समझ में आ गया ना, गलत है। अभी मैं आपको बोला था जैसा क्वेश्चन, ठीक है। So RBI will provide liquidity support. No, RBI will not provide any kind of liquidity supports to any IBUs. It should be made ensured by the their basically parent banks, ठीक है। So parent bank will make ensure this particular thing, ठीक है। So about the resources and liquidity things, Indian and foreign banks planning to open IBU in the IFSC, so they have to seek license from the IFSC, ठीक है। This is true. So B is incorrect in this particular case. Next one, which of the following claim regarding IFSC is true? IBU are allow open saving account, wrong. The check facility is not allowed. IBU can maintain balance sheet in Indian rupee, no. Foreign currency, ठीक है। IBU are allowed to act as underwriters for Indian denominated overseas bond and overseas Indian entities in overseas market. This is true, ठीक है। तो D will be right answer for this one. Each of the following is true regarding the setting of IBU by Indian bank, except cash transaction and saving bank account are permitted. This is wrong. Deposit can be maintained in current account and term deposit. KYC AML norms are applicable. Deposit with IBUs are insured. No. तो क्या है आपका क्वेश्चन, क्या था हमारे लिए? सिर्फ एक स्टेटमेंट आपका करेक्ट है ना। Which of following regarding the setting of IBU is क्या? Each of the following is true except आपका एक जो wrong है, ठीक है। सो ये सारे ही रॉन्ग है आप तो यहाँ पे, ठीक है। ACD नहीं, आपका कैश ट्रांजेक्शन सेविंग बैंक अकाउंट्स आर परमिटेड, नो। डिपॉजिट कैश बी मेंटेन इन करंट अकाउंट, दिस नॉट दिस और तो ओनली बी है इसमें कहीं नहीं। इस क्वेश्चन का थोड़ा सा आंसर गलत है, ठीक। अच्छा ओके, इनकरेक्ट हमें पूछा था तो ACD है इसमें, हाँ ओके ठीक है, हाँ सही है ना। ACD आपका जो इनकरेक्ट है और only B is correct in this particular case. Next one, each of the following relaxation given to FPI except क्या है? Short term capital gain, yes. Companies pay STT, companies to pay securities transaction tax or commodity transaction tax. This is wrong. You do not have to pay STT and CTT, ठीक है। FPI permitted to trade commodities derivative on IFSC, allowing retail investor to trade to build up लिक्विडिटी इन मार्केट, यस, ठीक है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर आपका? बी इज इनकरेक्ट, ठीक है। और सारे आपके करेक्ट हैं, ठीक है। सो दीज आर सम गाइडलाइंस फॉर आपका एफपीआई। क्या क्या? सेबी हैज परमिटेड एफपीआई रजिस्टर्ड इन इंडिया टू ट्रेड इन exchange permitted exchange operating in GIFT City. FPI are permitted to trade commodities derivative. Companies do not pay securities transaction tax or commodity transaction tax. All exchanges are open 24/7, ठीक है। Short-term capital gain is exempted, allowing retail investor to build the liquidity. Okay, so this point is again very important one. So please do take care about this. And this is it, right? So this is a very small unit and very important one. Okay? So please do take care about these particular thing. I hope you get each and every point clearly. Team. Still, if you have some queries, कोई भी आप लोगों के डाउट है, कुछ भी ऐसा आपको लगता है, so you can connect me over Telegram. ठीक है, आप यहाँ पे भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं और you can mention into the comment section, so I'll try to help you out
with your queries and all right. So कैसा लगा सेशन आपका, जरूर फीडबैक दीजिएगा, एंड इफ यू हैव सम सजेशन please share those particular one also. Okay, so this is it from my side, guys. Thank you for joining this session. Thank you for watching this session. Bye bye, take care all, have a nice day, and I'll see you tomorrow at the same time. Thank you.